नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस थर्ड वीडियो में आप सबका स्वागत है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये तीसरा वीडियो है और पिछले क्लास में हमने शुरू किया था बायोटेक्नोलॉजी, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये बायोटेक का दूसरा क्लास है, बायोटेक का सेकेंड क्लास है। अब चलिए हम बात करते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था, उसी रिवीजन से हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था पहली क्लास में सेल्स के बारे में, कुछ बेसिक उसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंट्स वगैरह के बारे में समझा था। पिछली क्लास में हमने समझा था न्यूक्लियस के बारे में और डीएनए के बारे में समझा था। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, डीएनए की लैंग्वेज क्या होती है, क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमाटीन मटीरियल क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है। इसके अलावा डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है और न्यूक्लियोटाइड जो है वो तीन अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके बना है, जिसमें कि हमने पढ़ा था एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, दूसरा हमने पढ़ा था नाइट्रोजनस बेसिस और तीसरा जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था डीऑक्सीराइबोज शुगर के बारे में। अब ये जो हमने थर्ड वाला टॉपिक पढ़ा था नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में, उसमें हमने बात की थी कि एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, ये चार तरह के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं और बेसिकली यही अल्फ़ाबेट हैं, यही लैंग्वेज बनाते हैं एक डीएनए, एक जीन में क्या कैरेक्टर लिखा है, किसी व्यक्ति के अंदर कब, उसके अंदर क्या रूप है, उसका रंग क्या है, ये सारी चीज़ डिटरमाइन कर रहा था जीन। और जीन में जो लैंग्वेज लिखा था वो नाइट्रोजनस बेसिस के फॉर्म में लिखा था और चार नाइट्रोजनस बेसिस हमने पढ़े थे। अब डीएनए के बाद से उसी के साथ साथ एक और टर्म चलता है आरएनए। व्हाट इज आरएनए, इस क्लास में हम समझेंगे। फिर हम बात करेंगे सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी की और आज ही की क्लास में हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात भी करेंगे। देखेंगे कि जीनोम क्या है, जीनोमिक्स क्या है, जीन्स क्या हैं, इसके डिटेल एनालिसिस में जाएंगे, जो कि यूपीएससी मेंस का एक टॉपिक बनता है और साथ ही साथ यूपीएससी प्रीलिम्स का भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। स्टेट पीसीएस के लिए भी यही बात मैं कह सकता हूं कि सही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरएनए क्या है। तो आरएनए के बारे में आपने सुना होगा कि आरएनए का फुल फॉर्म आपको पता होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब जैसे डीएनए के पास जो जो चीजें थी, ठीक वही चीज आरएनए के पास भी है, थोड़ा सा अंतर के साथ हम समझेंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि डीएनए के पास फॉस्फेट ग्रुप है, तो बिल्कुल सही बात है, यहां पर भी फॉस्फेट ग्रुप होगा, यहां पर भी फॉस्फेट ग्रुप होगा। दूसरी हमने बात की थी कि डीएनए के पास डीऑक्सीराइबोज शुगर है, इसके पास केवल राइबोज शुगर है, इसके पास राइबोज शुगर है। और तीसरी बात हमने डीएनए की थी कि नाइट्रोजनस बेसिस हैं, तो ठीक आरएनए में भी नाइट्रोजनस बेसिस मिलेंगे, नाइट्रोजनस बेसिस मिलेंगे। लेकिन आरएनए के नाइट्रोजनस बेस डीएनए से अलग कैसे हैं? तो याद करिए, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, ये चार तरह के नाइट्रोजनस बेसिस मिलते हैं डीएनए में, जबकि जब हम आरएनए की बात करते हैं तो थायमिन प्रेजेंट नहीं होता है। तो एडेनिन मिलेगा आपको, ग्वानिन मिलेगा आपको, साइटोसिन मिलेगा आपको, लेकिन आपको क्या नहीं मिलेगा? तो थायमिन। थायमिन आपको डीएनए में मिलता है, आरएनए में ये नहीं मिलेगा, इसकी जगह पे मिलेगा यूरासिल, यूरासिल मिलेगा। तो जैसे हमने बात की थी कि एक डीएनए में बहुत सारे जीन्स होते हैं और उस सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन्स एंड जीन्स कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग। कैरेक्टर मीन्स चरित्र नहीं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बीइंग, मोर स्पेसिफिकली वी कैन से दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब यहां पर ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इनका अलग अलग तरह से कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। जैसे ए के बाद जी आ जाए, जी के बाद सी आए, सी के बाद यू आए, या फिर ए के बाद यू आए, यू के बाद सी आए, सी के बाद जी आए। तो अलग अलग तरह के हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, लेकिन हमें वो नहीं समझना है। हमने आज की क्लास की शुरुआत की, पहले रिवीजन किया, क्या क्या पढ़ा है, फिर हमने देखा कि आरएनए क्या है। आरएनए को आप कह सकते हैं कि डीएनए की फोटोकॉपी है। आरएनए इज फोटोकॉपी ऑफ डीएनए। आप चाहें तो ये पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हैं जो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। जैसे कि आपको कैसे नोट करना है इस पॉइंट को, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले हेडिंग लिखते कि आरएनए, फिर फुल फॉर्म तो आपको पता है, आप लिख लेंगे। फिर आप बताइए कि आरएनए कॉन्स्टिट्यूट्स थ्री मेजर थिंग्स। क्या है थ्री मेजर थिंग्स? वन इज फॉस्फेट ग्रुप, अदर इज राइबोज शुगर एंड अदर इज नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस आर ऑफ फोर टाइप्स। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। थायमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए बट इट इज एब्सेंट इन आरएनए। इसकी जगह पे क्या है हमारे पास? यूरासिल है।
क्लियर है? चलिए इसको मैं रब करता हूं और फिर हम बात करते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी की, जिसके बारे में मैंने पिछली क्लास में आप सबसे कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो आपको समझना जरूरी भी है। मैं मार्कर चेंज करता हूं, एक सेकंड रुकिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी। सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी ये क्या है? बहुत बेसिक सी बात है, आप समझिएगा। मैं एक एक पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं, फिर आप अपने आप समझ जाएंगे। देखिए डीएनए है और इस डीएनए को हमें चेंज करना है आरएनए में, ठीक है? तो डीएनए आरएनए में चेंज हो सकता है, ठीक वैसे ही आरएनए भी डीएनए में चेंज हो सकता है। अगर आपको आरएनए मिल गया तो वहां से भी डीएनए प्राप्त किया जा सकता है। डीएनए आरएनए से भी लिया जा सकता है और डीएनए से भी आरएनए बनाया जा सकता है। ये हो गया। और ये आगे बनता है तो ये चला जाता है, बनता है प्रोटीन। तो समझिएगा तीनों एक दूसरे से कैसे लिंक्ड हैं, कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। डीएनए अगर इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए को जब हम ट्रांसक्रिप्ट करेंगे तो वो आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा और आरएनए को अगर हम ट्रांसलेट करेंगे, यहां पर प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन का प्रोसेस। आरएनए को ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाया जा सकता है और डीएनए को ट्रांसक्रिप्ट करके आरएनए बनता है। अगर ट्रांसक्रिप्शन के डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन से अगर आरएनए बन रहा है तो क्या आरएनए के रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से हमें डीएनए मिल जाएगा? बिल्कुल सही बात है, आरएनए के रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से हमें मिलेगा डीएनए, ये मिलेगा डीएनए। क्लियर है? लेकिन कई बार क्या होता है, क्राइम सीन्स में बहुत कम मात्रा में डीएनए प्राप्त होता है और जब कम मात्रा में डीएनए प्राप्त हो रहा है, मतलब डीएनए की जो सैंपलिंग की जाएगी, जब डीएनए निकाला जाएगा, सपोज करिए कि कोई खूनी है और उसका बाल टूट गया है। टूटने का मतलब है जड़ से उखड़ा हुआ हो। काट दिया गया है बाल, उसमें डीएनए नहीं मिलेगा। जड़ से उखड़ा होगा तो उसमें सेल्स मिलेंगे, सेल्स में न्यूक्लियस मिलेगा, न्यूक्लियस में क्रोमाटीन मटेरियल मिलेगा और क्रोमाटीन मटेरियल में आपको पता है कि डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिलता है, मगर उसकी मात्रा कम होगी। अगर उस डीएनए को और ज़्यादा आगे बढ़ाकर देखना है तो हम क्या करेंगे, उसको रेप्लिकेट करेंगे। डीएनए को रेप्लिकेट करने का मतलब है डीएनए का डुप्लीकेट डीएनए क्रिएट करना, और ये डुप्लीकेशन का जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिका का मतलब क्या होता है कि मैं जैसा दिख रहा हूँ, ठीक मेरे सामने अगर एक मिरर हो तो मेरी जो उसमें इमेज बनेगी वो ठीक मेरा रेप्लिका होगा। तो डीएनए को क्या कर सकते हैं हम, डीएनए का रेप्लिकेशन किया जा सकता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन, रेप्लिका बना देना। क्लियर है? तो सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी और कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि डीएनए कैन बी चेंज्ड इनटू आरएनए बाय ट्रांसक्रिप्शन मेथड एंड फर्दर दिस आरएनए कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। प्रोटीन हमारी बॉडी में दो तरह से मौजूद हैं, एक तो एंजाइम के फॉर्म में है, एंजाइम जो है वो भी प्रोटीन है, और इसके अलावा भी प्रोटीन मिलता है जिसको कि हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर बनाता है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाए, बॉडी का ऐसे लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। तो प्रोटीन, तो सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी सिर्फ इतनी बात कहता है और इतनी ही बात हमें समझनी भी थी। इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। ठीक है, कह सकते हैं कि आरएनए क्या है, फोटोकॉपी है। एक बार मैं फिर से इसको समराइज करता हूं। डीएनए कैन बी ट्रांसक्रिप्टेड इनटू आरएनए एंड फर्दर आरएनए कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। अगली बात, आरएनए कैन बी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड इनटू डीएनए, ये भी क्लियर है। एंड डीएनए कैन सेल्फ रेप्लिकेट इटसेल्फ, मतलब अपने आप को ही वो रेप्लिकेट करेगा, डुप्लीकेट डीएनए का फॉर्मेशन हो सकता है। इतनी बात क्लियर है, यही था सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी। चलिए, तो हमने ये तो समझ लिया कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है। आप ऐसे लिख सकते हैं, एक बार फिर से मैं बताता हूँ, क्योंकि आगे की जो चीज़ है वो यहीं से समझ में आएगी आपकी। डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, क्या प्रोसेस है ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, ये जो डीएनए है इसी में तो जीन्स होते हैं, क्योंकि जो डीएनए का एक सेगमेंट है उसको हमने कहा था कि उसी को जीन कहते हैं। अब ह्यूमन बॉडी में अगर हम बात करें, ह्यूमन सेल की बात करें, तो आपको पहले मैंने बताया था फर्स्ट या सेकंड क्लास में कि 30,000 जीन्स मिलते हैं। एक सेल में 30,000 जीन मिलेंगे। अब उन सारे जीन को अगर हम कंबाइन कर दें तो उसको हम बोलेंगे जीनोम। क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे जीनोम।
तो जीनोम का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द जीन्स इज नोन एज जीनोम। तो जीन की स्टडी अगर आपको करनी है, अगर सारे जीन्स को एक साथ मिला दिया जाए, हमने बहुत सारे सेगमेंट होंगे एक डीएनए में, जैसे आप समझिए एक डीएनए है, एक सेगमेंट ये, एक सेगमेंट ये, ऐसे देखिए सेगमेंट 1 2 3 4 5, ऐसे 30,000 सेगमेंट्स एक डीएनए में हैं। अब उस 30,000 को अगर हम कंबाइन करते हैं और एक नाम दें तो हम कहेंगे कि उसको जीनोम कहेंगे। जैसे आप समझिए आर्मी का मतलब है कि बहुत सारे सैनिक होंगे, तो सारे सैनिकों को अगर इकट्ठा किया जाए तो जैसे आर्मी बनती है, वैसे ही अगर सारे जीन्स को इकट्ठा करें तो उसका एक नाम दिया गया जीनोम। और इस जीनोम की स्टडी को हमने कहा कि जीनोमिक्स, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। व्हाट इज जीनोमिक्स? द स्टडी ऑफ जीनोम इज नोन एज जीनोमिक्स। क्लियर है? अब इसी तरह से हम आरएनए की बात कर लें, तो जैसे हम जीनोम की स्टडी को जीनोमिक्स कह रहे हैं, वैसे ही हम आरएनए की स्टडी को भी तो कोई नाम देते हो। जैसे डीएनए जीन्स से मिलके बना है, वैसे ही आरएनए जो है वो ट्रांसक्रिप्टोम से मिलके बना है, ट्रांसक्रिप्टोम से मिलके बना है। इसकी स्टडी को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्टोमिक्स। याद करिए, लिख लीजिए आप चाहे तो, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स किसको कहेंगे? तो आरएनए की स्टडी को, मतलब सॉरी ट्रांसक्रिप्टोम की स्टडी को। वैसे ही प्रोटीन की जो यूनिट है उसको हम कहते हैं प्रोटियोम। तो प्रोटियोन कहते हैं, तो इसकी जो प्रोटियोम कहते हैं, तो इसकी जो स्टडी होगी उसको हम क्या कहेंगे? प्रोटियोमिक्स कहेंगे, प्रोटियोमिक्स कहेंगे। क्लियर है? डीएनए में जीन्स है, जीन्स के कंबाइंड सारे जीन्स को कंबाइन किया जाए तो जीनोम कहेंगे, और इन सारे जीनोम्स की स्टडी को हम कहते हैं जीनोमिक्स, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। तो आप नोट कर सकते हैं कि सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन्स, ऑल द जीन्स कंबाइंड टुगेदर आर नोन एज जीनोम, एंड द स्टडी ऑफ जीनोम इज नोन एज जीनोमिक्स, एंड स्टडी ऑफ ह्यूमन जीनोम को क्या कहेंगे? ह्यूमन जीनोमिक्स कहेंगे। सीधी सी बात है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब थोड़ी सी बात करते हैं हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, और आगे के जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुए हैं उसके लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम बात करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं HGP। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए अब मैं आगे से जब बात करूंगा तो HGP बोलूंगा तो आप समझ जाइएगा कि किसकी बात कर रहा हूं मैं। अब देखिए 1990 से लेकर और 2003 तक, 1990 से लेकर 2003 तक ये प्रोजेक्ट चला। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में पहले हम बेसिक बात समझते हैं। जीन्स को कंबाइंड फॉर्म में जीनोम कहते हैं, और जीनोम की स्टडी को हम जीनोमिक्स कहते हैं। अगर हम ह्यूमन जीनोम की स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे ह्यूमन जीनोमिक्स। इतनी बात आप सबको क्लियर है? हम बात कर रहे हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। अब ये प्रोजेक्ट क्यों आया, इस प्रोजेक्ट में क्या है, हम समझते हैं। सबसे पहले बात आपको याद रखनी है इससे रिलेटेड कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 से 2003 तक चलने वाला, 13 वर्ष तक चला, और ये यूएसए के द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन इस प्रोजेक्ट को केवल यूएसए ने कंप्लीट नहीं किया, यूएसए के साथ बहुत सारे देश धीरे धीरे समय के साथ आगे आए, क्योंकि ये इतना रोबस्ट काम था, इतना बड़ा काम था कि कोई एक देश, कोई एक संस्था इस काम को नहीं कर सकती थी। आप समझ रहे हैं कि 30,000 जीन्स की स्टडी करनी है, और एक जीन में, एक डीएनए में नाइट्रोजनस बेसेस के लाखों कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, करोड़ों कॉम्बिनेशन मिलेंगे। इन सबको लिखना समझना बहुत कठिन काम है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 1990 बाय यूएसए। मेनी अदर कंट्रीज हेल्प्ड यूएसए इन दिस प्रोजेक्ट। इतना पॉइंट आपने लिख लिया। अब हम बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट का गोल क्या था। एक पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, इनिशिएट किसने किया था? यूएसए। यूएसए ने स्टार्ट किया, लेकिन इसके साथ प्लस अदर कंट्रीज, बहुत सारे अलग अलग और भी देश थे जो समय के साथ आ गए। बात करें कि इस जीनोम प्रोजेक्ट का गोल क्या था, आखिर क्यों शुरू किया गया ये प्रोजेक्ट। हम जब इस किसी प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई, किसने की, क्यों की, फ़ायदा क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला, नुकसान क्या हुआ, चैलेंजेस क्या हैं, कहाँ तक सफल रहा, ये सारी बात आपको जाननी पड़ेगी अगर आप यूपीएससी या पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं। बाकी तो ऊपर ऊपर से भी आप समझ सकते हैं, लेकिन आपको डिटेल में समझना है, एनालिसिस करनी है। तो बात करें कि इसका एम क्या था। तो सबसे पहला जो इसका गोल था वो ये था कि ह्यूमन जीनोम के सीक्वेंस को पढ़ना, ह्यूमन जीनोम के
सीक्वेंस को पढ़ना। अब ये क्या है भाई, जीनोमिक्स का मतलब है कि जीन्स की स्टडी, जीनोम की स्टडी। जब हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमन के जीनोम के बारे में पढ़ना, तो सबसे पहला काम था स्टडी ऑफ ह्यूमन जीनोम, स्टडी, इसकी स्टडी करना। दूसरा जो इसका काम था वो ये था कि एक डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसेस थे, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, तो आप कह सकते हैं कि नाइट्रोजनस बेसेस के कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, सीक्वेंस कितने बन सकते हैं, इसकी स्टडी करना, इसको नोट करना, केवल इसको लिखना। लेकिन आप समझिए कि लाखों करोड़ों कॉम्बिनेशन है, इस एक कॉम्बिनेशन को कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, इसके करने के मेथड भी बहुत सारी होती हैं। तो सबसे पहले तो ये प्रश्न उठता है, नाइट्रोजनस बेसेस के सीक्वेंस को पढ़ना इसका काम था, इसको नोट करना इसका काम था। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब मैं कह रहा हूं कि लाखों करोड़ों कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, तो क्या लाखों करोड़ों कॉम्बिनेशन को लिख पाएंगे? क्या ये लिखना संभव हो पाएगा? संभव हो पाएगा। कैसे? धीरे धीरे हमको अपनी गलती पता चलती है कि कैसे काम करना है। आप जब पढ़ना शुरू करते होंगे तो सोचते होंगे कि ये किताब पढ़ लूंगा, ये किताब पढ़ लूंगा। कुछ समय बाद आपको लगता है कि यूट्यूब से ही देख लूंगा तो काम हो जाएगा। कुछ समय बाद आपको लगता है कि कोई गाइड पढ़ के चला जाऊंगा, गेस्ट पेपर पढ़ लूंगा, उसी से हो जाएगा। ये सब नहीं होता है। समय के साथ आपको याद आता है, समझ में आता है कि नहीं, बेसिक काम करना पड़ेगा। तो इन्होंने सबसे पहला मेथड क्या था, एचजीपी का मेथड क्या था, अगर हम बात करें तो पहला मेथड जो इन्होंने चुना उसका नाम है सीक्वेंस एनोटेशन मेथड। सीक्वेंस एनोटेशन मेथड। सीक्वेंस एनोटेशन का मतलब क्या है? एक एक सीक्वेंस को देखेंगे और उसको नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करेंगे, याद रखिए, नोट करना है। इतना बड़ा काम कैसे नोट डाउन करेंगे? तो कुछ समय के बाद इनको लगा कि भाई हम तो गलत रास्ते पे आ गए हैं, इतना सारा नोट कर पाना हमारे बस की बात नहीं है। तो दूसरा मेथड लाया गया, एंड द सेकेंड मेथड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। इसको हम कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, समझिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की क्लासेस होती हैं, कोर्स होता है इसका। बायो इन्फॉर्मेटिक्स यहाँ क्या मतलब है? यहाँ बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब है कि सुपर कंप्यूटर की सहायता से और एडवांस्ड सॉफ्टवेयर की सहायता से एक डेटा देखा जाए, एनालिसिस किया जाए डीएनए का, और पता लगाया जाए कि कितने तरह के सीक्वेंस पॉसिबल हैं, कितने तरह के नाइट्रोजनस बेसेस का कॉम्बिनेशन कैसा है। ये आम आदमी के बस के बैठ के मैन्युअली लिखना बहुत कठिन है। सीक्वेंस एनोटेशन क्या था? सीक्वेंस एनोटेशन मेथड वाज मैनुअल कैलकुलेशन मेथड, मैनुअल नोट डाउन मेथड। बट बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज विद द हेल्प ऑफ सुपर कंप्यूटर एंड एडवांस्ड सॉफ्टवेयर। जब हम ये काम करेंगे तो हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। और ये बाद में समझ में आया अमेरिका को कि हमें ऐसा करना चाहिए। फिर अमेरिका ने बायो इन्फॉर्मेटिक्स की शुरुआत की। क्या है बायो इन्फॉर्मेटिक्स? स्टडी ऑफ ह्यूमन जीनोम, स्टडी ऑफ डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ क्या, नाइट्रोजनस बेसिस इन अ डीएनए विद द हेल्प ऑफ सुपर कंप्यूटर एंड एडवांस्ड सॉफ्टवेयर। क्लियर है इतनी बात? तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो हमने क्या पढ़ा, एचजीपी क्या है, किसने शुरू किया, क्यों शुरू किया और कैसे काम किया, इस पर ये हमने समझा। अब हम जब इतनी बात हमने कर ली है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से क्या रिजल्ट निकल के आता है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप अगली जो आपकी हेडिंग होगी वो आप लिख सकते हैं कि रिजल्ट्स ऑफ एचजीपी। आपकी जो हेडिंग होनी चाहिए आपके नोट्स में वो होनी चाहिए रिजल्ट्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का रिजल्ट क्या रहा। तो सबसे पहले समझिए इसके बहुत सारे रिजल्ट निकले। पहला रिजल्ट तो यही आया कि ह्यूमन सेल में जीन्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ जीन्स इन ह्यूमंस इज इक्वल टू 30,000। जो मैं बोल रहा हूं वो इसी एचजीपी में आया था। फिर दूसरी बात की गई कि नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं उनके सीक्वेंस के बारे में बात की गई, उनके पैटर्न के बारे में बात की गई। तो पता लगाया गया कि टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस सीक्वेंस इज इक्वल टू 300 करोड़। समझिएगा
300 करोड़ सीक्वेंस पॉसिबल है। मैं तो अभी कह रहा था कि लाखों करोड़ों, वो यही है 300 करोड़, मतलब अरब, 3 अरब सीक्वेंस पॉसिबल हैं। कोई बैठ के लिखने की कोशिश कर रहा था इसी एचजीपी में, याद करिए, क्या वो संभव था? वो लिख पाता? अगर ये सुपर कंप्यूटर की सहायता से नहीं पता लगता तो ये इम्पॉसिबल था। कंप्यूटर और एडवांस्ड सॉफ्टवेयर अगर नहीं हो तो ये काम करना संभव ही नहीं था मनुष्य के लिए। चलिए, ये 2 रिजल्ट्स आपको समझ में आए। तीसरा रिजल्ट इन्होंने और समझा कि 50% जो जीन्स हैं, 50% जो आप कहिए कि सीक्वेंस है, ये जो जीन्स का सीक्वेंस है, नाइट्रोजनस बेसिस का जो सीक्वेंस है, वो जंक्ड है। जंक्ड का मतलब है डुप्लीकेट है। मतलब जैसे आप समझिए कि ATG, एक सीक्वेंस बन गया ATGC, तो कुछ देर बाद फिर देख रहे हैं कि ATGC आ रहा है, फिर देख रहे हैं ATGC आ रहा है, तो भाई इस ATGC का कोई ना कोई मतलब होगा। अगर इस ATGC को हमने एक ही बार में डिकोड कर लिया कि ATGC अगर एक साथ आ रहा, एग्जांपल दे रहा हूं, इसको एग्जैक्ट मत समझिएगा, अगर ATGC एक साथ आ रहा है तो जो जिसका DNA है उसकी आंख भूरी होगी, सपोज ऐसा हो रहा हो, तो ATGC हमने डिकोड कर लिया कि आंख भूरी होगी। अब ATGC कितने बार भी आए, क्या मतलब है? एक ही ATGC का तो काम है। तो हमने देखा कि 50% सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, जैसा हम पहले देख रहे हैं, कुछ समय बाद फिर वो हो रहा है। तो 3 चीज समझ में आ गई। चौथी चीज समझ में आई कि 99.9% सीक्वेंस जो है, जीन्स जो हैं, आप कहिए 99.9% जीन एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से एग्जैक्ट मैच है। मेरे डीएनए में जो जीन्स है 99.9%, वही किसी और के पास भी है। तो 99.9% जीन्स क्या है भाई? जीन्स आर सेम। बट 5वां निकाला इन्होंने कि 0.1% जीन्स जो डिफरेंट हैं, उसी की वजह से हमारे रंग रूप में, हमारे कैरेक्टरिस्टिक में, हमारी आंख, शरीर कैसा होगा, क्या कलर होगा, सब डिसाइड होता है किससे? 0.1% से। तो एचजीपी का रिजल्ट क्या था? पहला रिजल्ट, नंबर ऑफ जीन्स इन ह्यूमन इज इक्वल टू 30,000 सेल में। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस सीक्वेंस इज 300 करोड़। 50% of sequence is junked, means duplicate. 99.9% of DNA और gene is same in one human being to other human being. नेक्स्ट आया कि 0.1% जो है डिफरेंस, इसी की वजह से सारे चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। ये इसका रिजल्ट रहा। क्लियर है? अब हम बात करें कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया अमेरिका ने, क्यों किया? अमेरिका ऐसे तो कोई काम नहीं करता है, ऐसे तो पैसा नहीं फंसाएगा कोई अपना, और वो भी कॉपी पेन लेके लिखने बैठे थे, याद करिए शुरू में। बाद में ना बायो इन्फॉर्मेटिक्स की प्रक्रिया इनको समझ में आई और वैसे किया। खैर, अब ये आपने नोट कर लिया होगा, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। रिजल्ट क्या था एचजीपी का? नंबर ऑफ जीन्स इन ह्यूमन सेल इज इक्वल टू 30,000। सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस सीक्वेंस इज इक्वल टू 300 करोड़। थर्ड था 50% ऑफ सीक्वेंस इज जंक्ड, मीन्स डुप्लीकेट। फोर्थ था 99.9% ऑफ द जीन्स are same in all the human beings. पांचवा था 0.1% of the genes are different, and this is the reason for different character, different color, different type of body structure of one person to another person. क्लियर है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो अंतर है वो केवल इस 0.1% की वजह से है। चलिए, ये तो हमने देखा कि रिजल्ट क्या था, आपने नोट कर लिया होगा। मैं मान के चल रहा हूं कि जो मैं बोल रहा हूं, मैं डिक्टेट करके भी लिखवा रहा हूं, वो सब आप नोट करते चल रहे होंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये तो रिजल्ट आ गया, बेनिफिट क्या है, ये किया क्यों, आखिर क्यों किया एचजीपी? तो एचजीपी का बेनिफिट क्या है ये हम समझते हैं। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि जीन्स के स्ट्रक्चर और जीन्स के फंक्शन को समझने में या उसकी स्टडी में ये हेल्प करेगा। पहला काम ये था कि एचजीपी से हमें पता चल गया क्या जीन है, क्या जीनोम है, क्या सीक्वेंस है। तो जीन्स के फर्दर स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझने के लिए उसकी पढ़ाई को आसान कर देगा एचजीपी, इसके जो रिजल्ट आए हैं। एचजीपी की सहायता से हम ये समझ सकते हैं कि कौन सा जीन किसी बीमारी के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब कारण है। जैसे आप इसको ऐसे कहिए कि जैसे एक जीन है, जीन ए, ये जीन ए अगर किसी व्यक्ति में मौजूद है तो ये खास तरह की एक बीमारी करता है, जिसको मान लीजिए हम कोई बीमारी रख देते हैं डिजीज ए।
अगर आपके शरीर में जीन ए मौजूद है तो इसका मतलब है कि आपको डिजीज ए या तो है या तो भविष्य में होने की संभावना है। क्लियर है? तो हम जब पढ़ेंगे आगे की क्लास में तो एक टॉपिक आएगा जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या होता है ये डिटेल में पढ़ना है, तो मैं यहां पे उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। सिर्फ इतना समझिए कि एचजीपी विल हेल्प, किस चीज में? एचजीपी विल हेल्प इन एनालाइजिंग द जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन टाइप ऑफ डिजीज। इन अदर वर्ड्स इट विल हेल्प इन जीन थेरेपी। क्लियर है? जो मैंने बोला इसको आपने लिख लिया होगा, बैक जाके लिख लीजिए। पहला कि इससे क्या होगा, जीन थेरेपी में हेल्प मिलेगा। जीन थेरेपी, जीन थेरेपी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें पढ़ना है। तो अभी नहीं पढ़ के इसको अगली क्लास में पढ़ेंगे, जब इसका समय आएगा एक एक करके हम ये सारी बातें पढ़ेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे, परेशान मत होइए। तीसरा बात करते हैं, तीसरा फायदा क्या हुआ? तीसरा फायदा कि जब हमने कहा कि जीन थेरेपी के बारे में ये बताएगा तो एक और काम ये कर सकता है, फ्यूचर में होने वाले बीमारियों को प्रेडिक्ट करेगा। अब देखिए तीसरा ये काम करता है, पर्सनल जीनोमिक्स हम करा सकते हैं। पर्सनल जीनोमिक्स का मतलब समझिए, जीनोमिक्स स्टडी ऑफ ह्यूमन जीनोम इज नोन एज जीनोमिक्स। अब पर्सनल जीनोमिक्स, जैसे कोई व्यक्ति है उसको अगर पता लगाना है कि मेरे जीन में ऐसे क्या, कोई ऐसा जीन तो नहीं है मेरे अंदर जो आगे चल के कैंसर करेगा या कोई और बीमारी करेगा, डायबिटीज़ करेगा, तो अगर उसको पहले ही पता चल जाए तो वो उसके हिसाब से प्रिकॉशंस रख सकता है। जैसे एंजेलिना जोली का केस है, एंजेलिना जोली ने अपना पर्सनल जीनोमिक्स कराया। पर्सनल जीनोमिक्स मतलब अपने जीन का, अपने डीएनए से उनका जीन निकला और उस जीन की पूरी स्टडी करके सारी लिस्टिंग की गई और पता लगाया गया कि कोई ऐसा जीन तो नहीं है। तो पता चला कि कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जो है, इसके लिए एक जीन है उनके बॉडी में। उन्होंने क्या किया, पहले ही अपने ब्रेस्ट निकलवा दिए, कट करके ऑपरेट करके उसको निकलवाया जाता है। तो एंजेलिना जोली ने ये ऑपरेशन कराया और इसकी बहुत चर्चा हुई थी और एक ये बड़ा उन्होंने पब्लिक में ये बात बताई भी, तो एक तरह से अवेयरनेस भी हुआ। तो आप समझिए कि पर्सनल जीनोमिक्स कैन बी डन ओनली बिकॉज ऑफ एचजीपी। दिस इज द बेनिफिट ऑफ एचजीपी एंड इट विल प्रिडिक्ट द फ्यूचर डिजीज। भविष्य में क्या बीमारी होने वाली है, दैट कैन बी प्रिडिक्टेड एंड प्रिकॉशन कैन बी टेकन। कितनी बड़ी बात है ये। चौथी बात, कस्टमाइज्ड ड्रग्स। कस्टमाइज्ड ड्रग्स, इसका मतलब क्या हुआ? कस्टमाइज्ड ड्रग या फिर कस्टम ड्रग। जैसे अगर किसी व्यक्ति के पूरे जीनोम की स्टडी है कि उसके अंदर कौन कौन से जीन हैं, तो उसको स्पेसिफिकली वो मेडिसिन दी जाएगी जो उस जीन के लिए अच्छा काम करे। जैसे दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं कि कुछ लोगों को रिएक्शन कर जाती हैं और किसी को बहुत सूटेबल हो जाता है, तो वो जीन्स पर डिपेंड है। हमारा जीन किस तरह के कॉम्बिनेशन को, किस तरह के कॉम्पोजिशन को एक्सेप्ट कर पा रहा है, ये डिसाइड करेगा कि उस मेडिसिन का हमारी बॉडी पर क्या प्रभाव है। अगर कोई ऐसा जीन है जो किसी खास तरह की दवाई को लेने से, जैसे आप सेरिडॉन लीजिए, सेरिडॉन को लेने पर कोई आपके बॉडी में एक जीन है कि सेरिडॉन जैसे ही जाएगा वो अपोजिट रिएक्ट करेगा, तो सेरिडॉन आपको फायदा नहीं करेगा। हो सकता है कि वो रिएक्ट कर दे, रिएक्शन हो जाए आपको, लेकिन किसी के अंदर वो जीन है जो सेरिडॉन वाले कॉम्पोजिशन को वेलकम करता है, एक्सेप्ट करता है, तो उसका सरदर्द जल्दी खत्म होगा। तो अगर पर्सनल जीनोमिक्स हो गई होगी तो इसका फायदा ये होगा कि कस्टमाइज्ड ड्रग्स बनेंगे। मेरे लिए कौन सी दवा सुटेबल है ये मैं ऑर्डर देकर बनवाऊंगा। कितनी बड़ी बात हो जाएगी कि ऑर्डर पे दवाई बनेगी और वो दवाई तुरंत फायदा करेगी। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। लेकिन अब जिस चीज का फायदा है उसका नुकसान भी है। अब इसका नुकसान क्या है वो हम देखते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा। जीन्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी को आसान कर देगा एचजीपी, जीन से होने वाली बीमारी को बता देगा, जीन थेरेपी को ये और फैसिलिटेट करेगा। थर्ड चीज़ थी कि पर्सनल जीनोमिक्स करा सकते हैं तो फ्यूचर में होने वाले डिजीज़ के बारे में पता होगा, और अगर पर्सनल जीनोमिक्स कराया है तो कस्टमाइज्ड ड्रग भी बनवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साथ दिक्कत क्या है या फिर इसके साथ जुड़े हुए इश्यूज़ क्या हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के इश्यूज़। सबसे पहला इशू है कि अगर किसी को पता लग गया, सपोज करिए कि कोई आप कहीं काम मांगने जा रहे हों, आप कहीं नौकरी करने जा रहे हों और आपकी जो पर्सनल जीनोमिक्स है इसके बारे में पता हो एम्प्लॉयर को, वो क्या करेगा, वो उसको पता है कि आप अगर सपोज करिए कि आग वाली कोई काम है, कोई सी फैक्ट्री में है जिसमें आपको हीट बहुत ज़्यादा लेना है, जैसे आप आयरन एंड स्टील की फैक्ट्री में हैं या फिर बॉयलर के पास काम कर रहे हैं
इंजीनियर्स वगैरह या फिर जो भी टेक्नीशियंस वगैरह हैं। तो अगर आपके अपने पर्सनल जीनोमिक्स के बारे में पता चल गया तो पता चल जाएगा कि फ्यूचर में एक तो आपको कौन सी बीमारी होने वाली है, ये पता चलेगा। दूसरी बात ये पता चलेगी कि आपको किस चीज़ के पास नहीं जाना है, किस चीज़ से आपको एलर्जी है, आप ये कह सकते हैं। क्लियर है, एलर्जी किस चीज़ से है ये। और दूसरी बात, फ्यूचर में होने वाले डिजीज़ के बारे में पता चलेगा। तो अगर ये बात पता चल जाती है तो अगर कल को आप जाते हैं इंश्योरेंस लेने और उसको पता है कि फ्यूचर में आपको कैंसर होगा और आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं या फिर लाइफ कवर इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपके साथ भेदभाव हो सकता है। तो एचजीपी से जो रिजल्ट आया उसके बेनिफिट तो हैं मगर उसके चैलेंजेस भी हैं, उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज भी हैं। पहला इशू है जिसको हम कह सकते हैं सोशल सेपरेशन। सोशल सेपरेशन एक तरह से एक और टर्म दे सकते हैं, सोशल बायकॉट भी कह सकते हैं। आपको किसी खास जगह की नौकरी, किसी खास तरह की सुविधा वो आपको ना दी जाए पर्सनल जीनोमिक्स की वजह से, क्योंकि एचजीपी से आपका डेटा है आपके पास। दूसरी बात हम करते हैं, एक सबसे बड़ी बात है कि हमारे पूर्वज कौन थे, हम किसके खानदान के हैं, किसके वंश के हैं। ये सारी बातें बहुत सेंसिटिव बातें होती हैं। कुछ लोग होंगे जो अपने आप को किसी महान व्यक्ति से जोड़कर देखते होंगे कि हम उनके खानदान के हैं, हम उनके वंशज हैं। लेकिन कहीं अगर पर्सनल जीनोमिक्स का डेटा पब्लिक हो गया और उसमें यह दिया गया हो कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो आपके पूर्वज नहीं हैं, बल्कि बहुत पहले आपके पूर्वज कोई और थे, तो इस केस में क्या होगा कि सोसाइटी में और आपकी जो पर्सनल बिलीफ है, जो आपके लीनिएज को लेकर, जो आपको अपने पूर्वजों को लेकर और आपके वंश को लेकर जो आपके अंदर एक आत्म अभिमान वाली बात है, जो प्राउड फील आप कर रहे हैं, हो सकता है कि वो सारी बात गलत निकल जाए। और फिर उस समय ये चूंकि मैटर बहुत सेंसिटिव है, तो इस समय वो व्यक्ति हो सकता है कि उस बात को झेल भी ना पाए और वो व्यक्ति खुद से ही एक्सेप्ट ना कर पाए कि मैं किसका वंशज था, ऐसा सोचता था मगर हमारे जीनोमिक्स ने बता दिया कि हम किसी और के वंशज हैं। तो पहली बात कि लीनिएज को लेकर, मतलब आप समझिए पूर्वजों को लेकर, पूर्वजों, एंसेक्टर्स, इसको लेकर जो हमारे अंदर एक बिलीफ सिस्टम है, ये पूरा बिलीफ सिस्टम शैटर्ड हो सकता है, एक चांस ये भी है, और आप इस सदमे को न झेल पाएं इसकी भी पूरी चांस है। तो ये इसके साथ इशू जुड़ा हुआ है। तीसरी बात जो करते हैं हम वो है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को आज पता चल जाए कि उसको 10 साल के बाद ये बीमारी होने वाली है, तो उसकी चिंता में उसको 5-10 बीमारियां और हो जाएंगी। हाइपरटेंशन हो सकता है और तमाम तरह की एंग्जाइटी हो सकती है, स्ट्रेस से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं, और स्ट्रेस अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है, इससे फिर और सारी बीमारियां हो जाए। तो जो व्यक्ति को 10 साल बाद बीमारी होती, उस समय वो कुछ देखता, अल्टरनेट उसका इलाज या फिर जो भी होता, हो सकता है कि वो सर्वाइव नहीं भी कर पाता, पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर और एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो उसके ऊपर होगा कि उसको पता चल गया कि आगे उसको कैंसर होने वाला है, तो इससे जो दिक्कत होगी, मेंटल हेल्थ पर जो असर पड़ेगा, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। तो ये कुछ चैलेंजेस थे एचजीपी के। तो आज की इस क्लास में हमने समझा कि सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी क्या है। मैं एक बार पूरी बात जो मैंने बताई उसको मैं आपको एक बार समरी देता हूँ। डीएनए से आरएनए बना सकते हैं, आरएनए से प्रोटीन बना सकते हैं, डीएनए में जीन्स होते हैं, जीन्स के कॉम्बिनेशन को जीनोम कहते हैं, जीनोम की स्टडी को जीनोमिक्स कहते हैं, जब हम ह्यूमन जीनोम की स्टडी करते हैं ह्यूमन जीनोमिक्स कहते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 से 2003 के बीच चला, 13 वर्षों तक लगातार रिसर्च हुआ। यूएसए ने शुरुआत की, उसके साथ और भी बहुत सारी कंट्रीज जुड़े। 2 मेथड का यूज हुआ, सीक्वेंस एनोटेशन मेथड और बायो इन्फॉर्मेटिक्स मेथड। गोल क्या था? ह्यूमन के डीएनए के नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंस को पढ़ना। ठीक है, उसके बाद हमने बात की कि इसकी रिजल्ट क्या रहा। तो रिजल्ट ये रहा कि ह्यूमन के सेल में 30,000 जीन्स हैं, उसके अलावा 300 करोड़ नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंसेस हो सकते हैं। इसके अलावा 50% डीएनए जो है वो क्या है? जंक्ड है, मतलब 50% रिपीटेशन वाले सीक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट चौथा रिजल्ट निकला कि 99.9% डीएनए एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति का सेम टू सेम है। पांचवा रिजल्ट निकला कि 0.1% का डिफरेंस ही हमारे रंग रूप में, आकार में और तमाम चीज़ों में परिवर्तन का कारक है।
नेक्स्ट, इसके बेनिफिट क्या हुए? इसका बेनिफिट हुआ कि पर्सनल जेनोमिक्स निकाल के फ्यूचर के डिजीज़ के बारे में समझ सकते हैं। दूसरी बात है कस्टमाइज्ड ड्रग्स बना सकते हैं। तीसरी बात हमने ये भी देखा कि ह्यूमन जीनोम का जो प्रोजेक्ट है ये आगे जीन्स की स्टडी को आसान बनाएगा। चौथी बात हमने की कि जीन थेरेपी में मददगार होगा। ये सारी बात हमने की। पांचवी बात कि हम प्रिकॉशन ले सकते हैं अगर पता चल जाए कि कौन सी डिजीज होने वाली है। फिर हमने बात की कि इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या हैं। पर्सनल जीनोमिक्स फ्यूचर में डिजीज क्या होगा इसके बारे में बता रहा है, तो सोसाइटी से आपका सेपरेशन हो सकता है, आपको इंश्योरेंस और LIC जैसी सुविधाएं नहीं भी मिल सकती हैं। दूसरी चीज, लीनिएज या वंशजों से संबंधित आपके जो विचार हैं वो अचानक से टूट सकते हैं और उसका धक्का आपको लग सकता है। तीसरी बात, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होगा कि आज से 10 वर्ष के बाद आपको कोई बीमारी होने वाली है और ये पता चल जाए। और दूसरी बात, एक और आप कह सकते हैं कि चूंकि HGP एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है कि आपके पूरे जीन्स के बारे में पढ़ना, तो ये अपने आप में महंगा भी होगा। भाई कस्टमाइज ड्रग्स बनाना, कस्टमाइज दवाइयाँ बनाना, ये तो अपने आप में महंगी बात होगी, तो पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होगा, तो गरीब लोग इसको नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। तो वही बात है कि अमीरों के लिए सारी सुविधाएं, तो इसको आप जितने तरह से चाहें उतने तरह से जोड़ सकते हैं। और इस क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूं और विश्वास है कि आपको आज की क्लास में जो भी बात डिस्कस की गई वो समझ में आया होगा। अगली क्लास जो है उसमें भी हम HGP राइट के बारे में बात करेंगे, इंडिया के जीनोम के प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, इंडिया इस फील्ड में कहाँ तक पहुँचा है इसकी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उससे भी जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।